अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और आजकल मौज़ूअ गुफ्तगू मुल्क की सियासी सूरत हाल है जो इस वक्त सबके सामने है। जो कुछ होता रहा है, ख़ास तौर पर प्रोग्राम्स के अंदर कोशिश करते रहे कि मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में सियासी मामलात ज़र बहस आए, जो कि यकीनन प्रोग्राम को जो बाकायदगी से देखते हैं उनकी नज़र से यकीनन गुज़रा होगा। बहरहाल, अब इस पर क्या कहा जाए। एक तरफ मुल्क के जो अमूमी मसाइल हैं उसकी तरफ गौर करना ज़रूरी है और बिलखुसूस सूबा सिंध के अंदर जो इस वक्त जारी सूरत हाल है, किसी भी हवाले से हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हों, गैस बिजली की लोड शेडिंग हो, पानी का मसला हो, इतने ज़्यादा हैं कि कई सालों से इन मामलात पर गुफ्तगू करते आ रहे हैं, ताहम मामलात जूं के तूं नज़र आते हैं। दूसरी तरफ हम बाकी मानदा मुल्क के अंदर जो मामलात हैं उसमें कहीं ना कहीं बेहतरी देख रहे हैं। इंतज़ामी मामलात में भी यकीनन बेहतरी नज़र आ रही है, मौशी मामलात में भी बेहतरी यकीनन नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मामलात जो है वो ख़राब हैं, ताहम यकीनन उतने बेहतर भी नहीं है जितने शायद बताए जाते हैं। तो बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। ताहम यहाँ पर जो सूरत हाल है, बिलखुसूस जैसे मैं सिंध और शहर कराची की बात करता हूँ तो ये अक्सर हमें मुख्तलिफ नज़र आती है और हमेशा इस बात के ऊपर बात हुई है कि मसाइल का एक अंबार है, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है और ऐसे भी मसाइल हैं जो शायद बाकी मादा मुल्क के अंदर ना पाए जाते हों। तो बहरहाल ये मामलात हैं। शब रोज़ प्रोग्राम में इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है और फिर सियासी जमातों का अलग अलग मौक़िफ़ होता है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो कुछ होता रहा, सवाल जब किया जाता है तो वो बड़ा मुश्किल और गिरा गुज़रता है। ख़ास तौर पर तनकीद बर्दाश्त करना ये अब हमारे बस में नहीं है, चाहे कोई भी हो। और ख़ास तौर पे एक जमात जो इस वक्त अपोजिशन में है, बिल्कुल भी उनका वतीरा नहीं है कि जब उनके ऊपर तनकीद की जाए तो तनकीद को बर्दाश्त कर सकें। और यही रवैया रहा जब उनको वाक़तन मौका दिया गया, जब उनको लाया गया तो उन्होंने यही तरीक़ाकार अपनाया और उसके लिए कानून साज़ी भी की, जिसके बाद वो कानून साज़ी आइन का हिस्सा भी बन गई। तो ये सारे मामलात हमारे माज़ी करीब में रहे हैं। बहुत सारे लोग शायद इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है क्या कुछ होता रहा और फिर दुहाइयाँ दी जाती हैं कि हमारे साथ ऐसा किया गया, मौका नहीं दिया गया, कोरोना ने हमला कर दिया, वरना पता नहीं 3 साल के अंदर क्या हो जाता। अब खुदा का शुक्र है कि मामलात बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। तो कोशिश यही है कि इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए और इसको समझना मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए जो कुछ दिखाया जाता है वो सारे के सारा सही नहीं है और एक मखसूस जमात का उसके ऊपर गलबा नज़र आता है। उसने बाकायदा इसके लिए जो है बैरून मुल्क लोगों को हायर कर रखा है, अपने नुमाइंदों को वहाँ पर हायर कर रखा है, जो मुख्तलिफ़ हवालों से पाकिस्तान के सियासी माहौल के ऊपर, यहाँ के इदारों के ऊपर हमले शब रोज़ करते रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपको सच्चाई से आगे आगाह रखना ये वक्त की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे इन मामलात पर गुफ्तगू करें। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे ज़रा बात करते हैं। जनाब सरदार मोहम्मद सोहेल साहब, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, नौजवान हैं, सियासी लीडर हैं, उनको हमने आज मदऊ कर रखा है। उनको सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सोहेल प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। सोहेल, बहैसियत सियासी कारकुन, अब ये तो एक अलग बात है कि क्या कुछ हो रहा है। मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया कि सोशल मीडिया पर एक जमात का गलबा है और ये हम सब के लिए बड़ा तकलीफ़ है जो कुछ हम इस वक्त देख रहे हैं। बहैसियत में चाहता हूँ कि पार्टी की तरफ से नहीं है काम, पाकिस्तानी की तरफ से, नौजवान होने की हैसियत से ये जो कल्चर बना दिया गया और जिससे छुटकारा पाना अब तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा है। कैसे इस सिलसिले को रोका जाए, आगही कैसे पहुँचाई जाए। यहाँ तो सियासी इख्तलाफात इस हद तक हो गए हैं कि अगर कोई बात बताई जाए तो वो ऐसा लगता है कि शायद वो अपना दुश्मन लोगों को समझना शुरू कर देते हैं। एक मखसूस जमात के हवाले से बात कर रहा हूँ जो आपके सियासी हरीफ भी हैं, लेकिन आप भी तो सियासी वर्कर हैं। बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर,
माहौल को इस हद तक गंदा कर दिया गया या ख़राब कर दिया गया, यूं कह लें कि पहले ये होता था कि सियासी जमातें आपस में डायलॉग करती थी, बैठती थी, टेबल टॉक करती थी और नेशनल इश्यूज़ पे जो है ना वो मिल बैठ के मामलात को अफाम व तफहीम के साथ हल करती थी। बट 2012 के बाद से ना एक ऐसा कल्चर यहाँ आ गया, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई, आप यूं कह लें कि एक ऐसा माइंडसेट आ गया कि जिसके नज़दीक बस वो सही है, बाकी सब गलत है। अब ये एक ऐसा माइंडसेट है कि आप इसको बीट नहीं कर सकते, आप इनको समझा भी नहीं सकते। मैंने लास्ट टाइम भी आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा कि जी सोशल मीडिया पे 2012 ये फर्स्ट टाइम ये लोग लाए, एआई तो हम अभी देख रहे हैं, ये अभी हमें पता चला है कि क्या है, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है। बट पीटीआई ने सबसे पहला काम सोशल मीडिया पे किया। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों के माइंड को ना कैप्चर करना शुरू किया। ये बेसिकली एक दिमाग की एक गेम होती है कि उनके दिमाग के साथ खेलना। ठीक है, इन्होंने उनके दिमाग को हाईजैक किया, ख़ास तौर पे नौजवानों, क्योंकि मोबाइल बच्चे से लेके लेडीज, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, सबके हाथ में। इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने इस तरह की वीडियोस बनाई, कंटेंट्स बनाए, उस पर काम किया। इनकी प्रॉपर जो टीम थी, पेड टीम थी, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाहें दिया करती थी, करोड़ों रुपए माहाना उस तनख्वाहों की मद में जाते थे। अब वो क्या था कि वो आपके लिए एक बयानिया क्रिएट कर रहे थे, उसको कहाँ से बनाया जा रहा था, बाहर अमेरिका के अंदर जो सारे बैठे हुए थे, बरतानिया के अंदर इनकी पूरी टीमें बैठी हुई थी। फिर बूट्स जाली जो बूट्स हैं, आप देखें ना, एक शख्स ट्वीट कर रहा है, बिल्कुल ऐसा, विद इन अ मिनट्स उसके जो है ना वो हजारों में आरटी आ जाते हैं जी। वो फिर बाद में पकड़े भी गए, लेकिन आम या सादा आदमी, सादा लोग, अवाम इस चीज को नहीं समझती कि हमारे साथ क्या गेम हुई है। एग्जैक्टली। अब इन्होंने एक बयानिया बना दिया कि जी सोशल मीडिया में हमारी बहुत ताकत है और हमारे पास ये इंटरनेशनल लेवल पे भी ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं और पाकिस्तान में भी हमारे लोग जो है ना, ये देखें जी, इन्होंने उस चीज़ को। अच्छा, अब काफ़ी हद तक जब से ट्विटर पे बैन हुआ है ना, एक्स पे, काफ़ी हद तक ये चीज़ें कंट्रोल हुई हैं और जब से इनको पकड़ना शुरू किया है, कुछ अमेंडमेंट की है लॉ के अंदर, और अब थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हुआ है। आप देखेंगे फेसबुक की हद तक ना काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, कंट्रोल हो गया है। एक चीज़ की और निशानदेही कर दूं, ये आपने अच्छा किया कि एजुकेट करना ज़रूरी है। जो लोग हमारे सादा लोग हैं उनको नहीं पता, ये एक इनका जो ये आजकल सारे भागे में मुल्क से, इनके एक मिनिस्टर की या इनके एक पार्टी के जो सीनियर सो कॉल्ड लीडर हुआ करते थे, आप देखेंगे जब फॉलोअर्स देखा करते थे तो वो लाखों की तादाद में हुआ करते थे। जब उन लोगों को पकड़ा जो ये जाली, जैसे अभी भाई सुहेल ने हमारे इस चीज़ की निशानदेही की कि ये बॉट्स होते हैं, यानी कि जाली कंप्यूटर के ज़रिए जो है वो अकाउंट जाली बनाकर और उनको फॉलोअर्स बना दिया जाता है। ये वो सारे लोग थे। जब एक बंदे को पकड़ा तो एक दिन के अंदर लाखों की तादाद में वो जो फॉलोअर्स थे वो ख़त्म हुए और महज चंद 100 के करीब जो है वो लोग इनके पास पीछे रह गए। ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब ये देखें ना, इससे क्या हुआ कि इससे इन्होंने, इनका ये जो अभी मौजूदा बयानिया था, इन्होंने इस्लामाबाद में 2 दफ़ा चढ़ाई करने की कोशिश की। अब ये तो, और खान साहब भी जो इन्हीं चीज़ों के चक्करों में आ गया, सोशल मीडिया के झांसे में आ गया बेसिकली। अब वो क्योंकि उनको जो उनके मावनीन थे जो डुबोने वाले थे, वो क्या करते थे, वो आके दिखाते थे, खान साहब आपकी तो इतनी फैन फॉलोइंग है सर, तुसी बैठे हो, तुसी डायलॉग कर रहे हो, तुसी गपशप कर रहे हो। नहीं जी, अच्छा खान साहब तो एक जज्बाती आदमी है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से सियासी तो है नहीं, ठीक है, क्रिकेटर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बाहर यूरोप में लाइफ अपने मज़ों में, याशियों में गुजारी है, तो उनका यहाँ की सियासत से कोई लेना देना ही नहीं था। ये तो उनको बस फैज़याब होना था, तो वो फैज़याब हुए और बो से नवाज में उनको इक़्तिदार से नवाजा। वो सारी चीज़ें वो जज्बात में आ जाते थे कि नहीं जी मेरे साथ तो लाखों और करोड़ों आवाम आ गई है। बिल्कुल। अच्छा, वही आवाम और यही सोशल मीडिया आज उसकी बुनियाद बना, और वो खान साहब जो है ना अडियाला जेल में कैदी नंबर 804 बने हुए हैं जी, सिर्फ और सिर्फ ये सोशल मीडिया की वजह से। नौजवान तो सारे आ ही आए, बट अच्छा इसका मैं एक चीज़ और बताऊं, मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक केपी के से, हज़ारा डिवीज़न से, तो मैं अक्सर वहाँ जब जाता हूँ, ज़्यादातर लोग गांव देहातों के जो सादा लोग हैं, अच्छा वहाँ के लोग इतना चीट फ्रॉड या ये झूठ इन चीज़ों से बड़ा दूर हैं, बिल्कुल ऐसा, काफ़ी हद तक समझते हैं इन चीज़ों बनिस्बत शहर की। तो वहाँ के जो बुजुर्ग भी हैं ना, वो भी सारे जासे में हो। अच्छा, मैं वहाँ जब भी जाता हूँ तो मेरी उनके साथ काफ़ी तफसीली बहस होती है, बातचीत, उनको मैं एक चीज़ के हकायक ये देखें यहाँ पे सारे हकायक उनको बता रहा होता हूँ, बट वो फिर भी नहीं, ये ऐसे हुआ था। खास तौर पर अच्छा ये यूट्यूबर्स हैं, ये क्या करते हैं,
ये बेचारे तो अपने पैसे के, अपनी रोजी रोटी के चक्कर में जो है ना वो झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन वो आवाम, उनको पता ही नहीं है कि वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जैसे आर्मी ये जो टीवी ड्रामों में काम करने वाले बच्चे बच्चियां हैं, ये भी जाली तस्वीरें इनकी जो है वो लगाई जा रही थी और वो खुशी खुशी लगवा रहे थे क्योंकि उनके भी फॉलोअर्स बढ़ाए जा रहे थे, ये चक्कर था। अब वो फॉलोअर्स बढ़ाने का क्या मामला है ये आपको फिर समझाएंगे। हाँ जी, टिकटॉक पे ऐसे ही हुआ, ऐसे ही आपके ये जो बाकी इंस्टाग्राम हो गई, इन सब में यही मामला था। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब यूट्यूबर्स, उन बेचारों की तो रोजी रोटी है, इस हद तक वो इंकिशाफात कर रहे होते हैं कि जैसे रात को चाय और खाना वो आर्मी चीफ के साथ खा रहे होते हैं, डीजीआई के साथ, डीजीएमआई के साथ बैठे होते हैं, वो इस हद तक की अंदर की खबरें ला रहे होते हैं जी। यार एक कॉमन सेंस की बात है, उनसे बंदा पूछे कि आपको किसने बताया, किसने बताया, ऐसी कौन सी सोर्स है भाई सही बात, कि जो आप इतने नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की जो है ना वो ला रहे हैं। फिर अमेरिका के ऊपर ही चले गए, ट्रम्प के ऊपर। आप देखें ना, कल ट्रम्प ने खुल के पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक शुक्रिया अदा किया। खैर ये हमारे लिए कोई प्राउडली बात नहीं है। बिल्कुल सही। आज हम सोशल मीडिया पे, मैं बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं इस चीज़ को कोई अच्छा नहीं समझता कि हमें अमेरिका ने शाबाश दे दी तो जी हम खुश हो गए। बिल्कुल सही। हम इससे पहले पीटीआई को ये कह रहे थे कि आप जो है ना उनके मिन्नतें और तरले कर रहे हैं कि जी आपका झुकाव हमारी तरफ होना चाहिए, आप हमारी सरपरस्ती करें। आज हमारे कुछ लोग हैं इसको बड़ा खुशाइंद करार दे रहे हैं, वो तो हमारी ड्यूटी थी, हमें उन्होंने कहा तो हमने कर दिया। बिल्कुल ठीक, इसमें कोई हमने कोई इतना बड़ा तीर तो मारा नहीं है, और मेरे ख्याल से कोई इसको इतना वो क्रेडिट भी नहीं लेना चाहिए और हमें उस तरह की हाइप भी नहीं बनानी चाहिए। हम इंडिपेंडेंट है, हमें एक अपना आज़ादी वाला माहौल और एक हमारी अपनी एक थिंकिंग और सोच होनी चाहिए। सही है कि इसमें ये नहीं कि ट्रम्प हमारी हिमायत में आ जाए जी हमने बिल्कुल सब सेट कर देना है। हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी एक सोच है, हमारी अपनी एक आज़ादी है और हम अपने मुल्क के हिसाब से हमें लेके चलना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल होता है, ब्लॉक्स होते हैं, हमें दोनों ब्लॉक्स को देखना चाहिए जहाँ हमारे बेनिफिट्स हों, जहाँ पे रियासत के और मुल्क के बेनिफिट्स हैं हमें उस तरफ जाना चाहिए। चाहे अगर हमें अमेरिका की तरफ से अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं तो हमें उस तरफ जाना चाहिए, और चाइना की तरफ से अगर मिलते हैं, रशिया की तरफ से मिलते हैं तो हमें उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारा मुल्क होना चाहिए, हमारे ज़ाती मफादात नहीं होने चाहिए। अच्छा, मौजूदा दौर के अंदर ना मैं ओवरऑल देख रहा हूँ तो पीटीआई कोशिश ये कर रही है कि किसी न किसी तरह से अमेरिका से कोई एज मिल जाए, हमें ट्रम्प की तरफ से ताल्लुक कोई बन जाए, दावतनामा आ जाए, इन्होंने 2 से 3 फर्म हायर की हैं पेड, बिल्कुल ऐसा, जिनको ये लाखों डॉलर लॉबिंग फर्म जो है पैसे दे रहे हैं मंथली, और इनको वहीं से अमेरिका के जो इनकी लॉबी है, जो ग्रुप है एक, वो मखसूस एक टोला है। मैं बेसिकली अगर आपको बताऊं तो वो जो टोला है ना, वो ये कादियानी लॉबी है एक, ये मैं एक बड़ी जेन्युइन बात कर रहा हूँ। एक कादियानी लॉबी है जो इसको स्पॉन्सर कर रही है। खान साहब की जब पहले भी गवर्नमेंट आई ना तो इसमें उन लोगों का बड़ा किरदार था। अच्छा, उन लोगों का अमेरिका के अंदर और बरतानिया के अंदर बड़ा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। वो अपने आप को वहाँ मुस्लिम करार देते हैं कि जी हमारे साथ पाकिस्तान में ये जुल्म और ज़्यादतियाँ होती हैं, 10 मामलात हैं। उस चीज़ को वो पॉलिटिकली फिर कैश करते हैं कि जी ये हमारे लोग हैं, ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे पिछले गवर्नमेंट में भी ना इमरान खान की जब लॉबिंग हुई तो उसमें मोस्टली वो जो लॉबी के चीफ थे या जो मेन करता धरता थे, हेड जो थे, वो कादियानी थे। अब इस वजह से ये अमेरिका के अंदर मजबूत है इनकी लॉबी। अच्छा, वो फर्म हायर की है, उसमें क्या है, उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि इनको किसी तरह वहाँ से कोई सपोर्ट मिल जाए, कोई हेल्प मिल जाए, कोई मिसकॉल आ जाए हाफिज साहब के पास, बिल्कुल ऐसा, तो राजीनामा कर लो। तो इस तरह की कहानी चल रही है। अच्छा, इसमें फिर मैं नौजवानों से अक्सर बात करता हूँ कि जब हमें सारी चीज़ें वहीं पे जानी है तो फिर ये जो पाकिस्तान के अंदर इतना खून खराबा किया गया, देखें आम वर्कर्स जो है ना, वर्कर बेचारा वो किसी भी पार्टी का है, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। आप यकीन करें, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, चाहे वो पीएम या किसी भी सियासी पार्टी से हो या मजहबी जमात से हो, वर्कर बेचारा तो वो एक नजरियात के साथ चल रहा होता है। बिल्कुल। बट उन वर्कर से भी मेरा एक सवाल है कि एटलीस्ट थोड़ी समझ बूझ रखें। अब वो दौर नहीं है कि बस अगले ने कह दिया और मनोअन उसको तस्लीम कर दिया। अच्छी बात कर, अंधी तकलीद मेरे नज़दीक अब काबिल कबूल नहीं है, गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि अब शऊर का ज़माना आ गया। आप कहते हैं आपको खान ने शऊर दिया, तो शऊर ये है कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही ना, आप उससे सवाल करें। अच्छा, मेरा एक अपना एक वो है कि मजहबी तौर पे भी अगर कोई आपको मौलवी कोई बात कोट करता है ना, आप उसका हवाला दें, हदीस बताएं, कौन सी हदीस है, दलील रावी कौन है, आप उसकी दलील लें, उस पर फिर आप उस पर यकीन करें और उस पर चलें। क्यों? अब जब आप सियासी मैदान में जाते हैं ना, किसी के साथ बहस करते हैं, उस बहस का मजा ही तब आता है जब आपके पास दलाइल हो।
बिल्कुल सही। आपके पास उसकी हकीकत हो, आपके पास जब दलाइल होंगे आप उसमें कामयाब होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब जो नौजवान है पीटीआई के, उनसे मेरा सवाल है कि खान साहब ने तो आपको हकीकी आज़ादी भी दिलानी थी, अब जब वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं तो कौन सी हकीकी आज़ादी? बिल्कुल। कल तक यही खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के कंधों में बैठकर आए, ठीक है। आप कहते हैं कि इस दफ़ा पीटीआई को वोट पड़ा, ये सिर्फ अभी की बात करते हैं, अभी की बात ना करें, थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो 2018 के अंदर यही वोट पीएमएलएन को पड़ा जी। यहाँ तक कि सियासी इंजीनियरिंग हुई। सियासी इंजीनियरिंग में आपको पता है कि नून लीग को जो वोट पड़ता है वो बरेलवी मकतब फ़िक्र का और अहले हदीस का जी ये ज़्यादा पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि देवबंद का अपनी भी जमातें हैं, JUI है, उनकी USC रिप्रेजेंटेशन है, उनकी बिल्कुल अपनी ठीक अपनी है। काफ़ी सारी हैं। तो जो अहले हदीस और बरेलवी मकतब फ़िक्र का जो मजहबी वोट था ना, वो भी पीएमएलएन को पड़ा करता था। बट क्या हुआ, एक तरफ TLP बना दी गई, एक तरफ मरकज़ी मुस्लिम लीग कह दें या मिली मुस्लिम लीग कह दें, वो 2-3 नाम उनके हो गए हैं अभी, वो उनको एक बना दिया कि जी अहले हदीस का कुछ वोट यहाँ टूटे, बरेलवी का वोट, अच्छा वो टूटा भी है, ऐसा नहीं है, वहाँ से वो वोट तोड़ा गया, नवाज शरीफ पे फतवे लगाए गए, ये गुस्ताखे रसूल है, इसने जी मुमताज़ कादरी को फांसी दी गई। अच्छा, उस पर भी हमारे जो मजहबी लोग थे ना, जनूनी, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम थोड़ी सी इस पर रिसर्च कर लें कि आया कि इसमें नवाज शरीफ का क्या किरदार है, या नवाज शरीफ के मना करने से क्या वो फांसी रुक सकती थी, या उन्होंने कोई अपील की प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ने अपील रिजेक्ट की हो, मुतनाज़ बना दिया। ठीक है, एक मुतनाज़ा बना दिया। और हमारे लोग ना सोचते नहीं है, मैंने आपको क्या कहा कि हमारे लोग ना लकीर के फ़कीर हैं, चाहे वो सियासी हों या फिर मजहबी हों, उनको जिस लकीर के पीछे लगा दिया जाता है ना, वो आंखें बंद करके उसी के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब ये दौर नहीं है, अब एटलीस्ट लोगों को इतनी समझ बूझ आ जानी चाहिए कि कौन हमें अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कौन अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है, एटलीस्ट इतनी समझ हमें आनी चाहिए। और ये वक्त की ज़रूरत है। बड़ी अच्छी बात है ये कि अगर इस वक्त अगर आप इन तमाम चीज़ों का जायज़ा नहीं लेंगे तो फिर यही होगा जो कुछ होता आया है। ये जो सियासी कल्चर जिस तरह का परवान चढ़ा है इधर, उसका नतीजा ये निकला कि आज आप किसी से भी बात कर लें, वो बात करने के लिए आपसे हम वक्त तैयार है, लेकिन दलील किसी के पास नहीं है। और ये जो एक ख्याल है, एक माइंडसेट है कि जी हमारे लीडर ने जो कुछ बात कही है, जैसे अभी में बड़ी अच्छी बात है सोहेल साहब ने इस चीज़ की निशानदेही की है कि हाँ ठीक है, अगर कोई अच्छा फ़ैसला हुआ है और उसकी कोई अहमियत नहीं है, मुल्क की सॉवरेनिटी से ज़्यादा बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए और सवाल भी होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ, करप्शन के चार्जेस इतने सीरियस नौइयत के हैं, लेकिन आज भी जब बैठेंगे तो मुख्तलिफ दलाइल देने की कोशिश करेंगे कि नहीं जी ये गलत हो गया, वो गलत मुकदमा हो गया, फ़लाना। आप सवाल तो करें अपने लीडरशिप से कि अगर ये बना है तो उसकी वजह क्या है, क्यों आपको इसमें नॉमिनेट किया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो आप इसका दिफा क्यों नहीं करते। और जब दिफा करने की बात आती है, अदालतों से भागना शुरू कर देते हैं और लोगों को अपने ये बताते हैं कि जी वो जज हमारी मर्ज़ी का नहीं है, वो शायद हमारे मुखालिफ हैं, इस वजह से वो फैसला हमारे अगेंस्ट ही आएगा। अच्छा यात्री, मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, बात काट रहा हूँ। अभी इनके पास एक सिंपल सा रीज़न ये है, जितने पीटीआई वाले हैं, आपको पता है कौन करवा रहा है? जी। अच्छा जी, हमें पता है कौन करवा रहा है, तो 2018 में कौन करवा रहा था? 2018 से लेके 2023 तक जो आपकी गवर्नमेंट थी, जो ये केसेस सारे बन रहे थे, इवन जो राना सौल्ला पे जो केस बनाया गया, वो मौत का सजाए मौत का केस था, वो आपको पता है जी। इसी तरह नवाज शरीफ पे क्या केसेस बनाए गए, बिल्कुल। तो फिर उस वक्त कौन करवा रहा था, आपको नहीं पता? सब पता था। तो जब उस वक्त वो सारे केसेस गलत थे, तो आज वो केसेस कैसे सही हुए, बताएं। हम मानते हैं कि उस वक्त भी अगर गलत थे, आज भी गलत है। हम मानते हैं कि अगर आज गलत है तो फिर आप ये तस्लीम करें कि उस वक्त भी गलत थे। उस वक्त जो नवाज शरीफ को पूरी दुनिया के सामने, खासतौर पे पाकिस्तानी कौम के सामने आपने चोर चोर का जो नारा लगाया, इसका मतलब है कि आपने उसका मिसयूज किया है जी। आपने उन केसेस का मिसयूज किया है। वो जो नौजवान नस्ल खराब हुई उससे, आप जहां पर भी जाएं, एक 8-10 जो अबाश नौजवान होते हैं वो एक नारा मार देते थे, आपने देखा होगा, उनकी गवर्नमेंट थी जब, लोगों की फैमिलियों के ऊपर अटैक किए हैं। कहीं से कोई जा रहा है, मार्केट से कहीं जा रहा है, तो आप पीछे से आवाजें कस रहे हैं। इसी तरह को छोड़ा न सिर्फ पाकिस्तान में, आप बरतानिया में देखें क्या किया। ये कल्चर परवान चढ़ा, ये कल्चर परवान चढ़ा। अगर ये सब कुछ था, आपको पता है कि उस वक्त भी ये सब एस्टेब्लिशमेंट ने किया, तो फिर आप आए ना, राय रास्त पर आए, आप आए डेवलपमेंट्स की तरफ, आप आए कि इस मुल्क को किसने क्या दिया, एग्जैक्टली इस मुल्क की तरक्की में किसने कितना किरदार अदा किया। आज भी देखें, आपका 3.5 साल का दौर पंजाब का इनका उठा के देख लें, उस्मान बुज़दार
सिर्फ 1 साल देख रहे सुपर सीएम का। सुपर सीएम में इस वजह से कह रहा हूँ कि हम अपने उसमें भी हैरान और परेशान हैं कि इससे पहले तो खादिम आला ही थे जी। हम शहबाज स्पीड का नाम सुनते थे, लेकिन मैडम मरियम ने एंड कर दिया। जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स लगाए 1 साल के अंदर, आप यकीन करें कि वो नज़र आ रहा है पीटीआई और पीपल्स पार्टी। बिल्कुल ठीक है, मैं भी इसके ऊपर आता हूँ ज़रा, इसके ऊपर भी गुफ्तगू कर रही है ना, बड़ा मवाजना जो है वो किया जाता है। इस वक्त हमारे एक और बड़े अच्छे गेस्ट हैं और टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जनाब हुसैन थेबो साहब, बल्कि डॉक्टर हुसैन थेबो साहब, और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट भी हैं, टेलीविज़न एंकर भी हैं, हमारे बड़े दरीना दोस्त भी हैं। उनको हम वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया थेबो साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। थेबो साहब ये फरमाइए कि अभी जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो कि काफ़ी अरसे से ऐसा महसूस होता था कि वो स्टेगनेंट हैं एक तरह से बड़े मुल्क के साथ, अमेरिका के साथ, और कोई उस तरफ से ख़ास कोई बात, कोई इस तरह का बयान या कोई अप्रिसिएशन नहीं आया करती थी। अभी गुज़िश्ता रोज़ जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने बड़ी हेल्प की है, ख़ास तौर पर टेररिज़म को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज किया गया। तो इसको किस तरह देख रहे हैं आप? समझते हैं कि वो मामलात, वो जो हालात थे वो रिस्टोर हो जाएंगे, ख़ास तौर पे जो हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ हमेशा से रहे हैं, जिसको काफ़ी ब्रेक लग गया था, काफ़ी अरसे से कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आ रही थी, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये देख रहे हैं? और जो इस वक्त गिवन सिचुएशन है जिसके अंदर आपका झुकाव रशिया की तरफ भी है, चाइना की तरफ भी है, और दीगर ममालिक से भी आप जो है वो डायलॉग की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें देखते हुए अमेरिका जो है अपनी पॉलिसी टूवर्ड्स पाकिस्तान को चेंज करेगा? इस पे चाहूँगा थोड़ी सी बात हो। जी देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टेटमेंट है, इसको हमने 2 एंगल के तहत देखना होगा। ठीक है। नंबर 1 तो जो उन्होंने कल अपने खिताब में बाकी मुल्कों को भी बड़े तगड़े तरीके से लताड़ा, खास तौर पे उसने चाइना की बात की, उसने इंडिया की बात की, उसने बाकी ममालिक जिनसे उनका ट्रेड है, बायलेटरल ट्रेड है या सिर्फ इंपोर्ट है, जो ड्यूटीज है, उसके लिए उन्होंने इंडिया को भी नहीं छोड़ा। उस पर उसने सख्त लहजे में उन सबसे बात की। अब आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान एक सोवरेन स्टेट है, उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। पाकिस्तान इस्लामी ममालिक का चैंपियन है, बिकॉज पाकिस्तान एटॉमिक पावर है। अगर दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो उस हमारी एटॉमिक पावर से है, हमारी स्ट्रांग आर्मी से है, हमारी जो इंटेलिजेंस कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है उससे है। अब आते हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जिस वे से हमें अप्रिशिएट किया और फिर रेसिप्रोकेट भी हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेहतर ये होता कि वो हमें रादर देन के नाम लेके, और हमें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो इस पर्टिकुलर टारगेट को बताते कि ये फलां आदमी जिसको पाकिस्तान ने पकड़ने में हमें सहूलतकार हुआ। डोनाल्ड ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, मतलब उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो ज़ेलेंस्की को मीटिंग में बोलेगा कि आप कपड़े क्या पहन के आए हैं, वो उसी वक्त बरतानिया को बोलेगा कि हाँ, बरतानिया यूएस का प्रेसिडेंट पहला विजिट तो बरतानिया करता है, लेकिन अगर सऊदी अरब $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करता है तो मैं उधर चला जाऊंगा। मतलब वो कुछ भी बोल सकता है और कभी भी कहीं भी क्या भी बोल सकता है। जिस तरह से वो इस वक्त यूरोप को लताड़ रहा है, उसके मैनिफेस्टो में बेसिकली ये शामिल था कि ये जो नेटो फोर्सेस के 28 ममालिक हैं, जिसमें से 25 यूरोपियन ममालिक हैं जिनके पास, आधों के पास तो अपनी फौज भी नहीं है, मैं उनको क्यों प्रोटेक्ट करूं बैठ के, और मैं अपना जो मिलिट्री एक्सपेंस है वो क्यों इस्तेमाल करूं। बट अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो अमेरिका की प्रोडक्ट क्या है, अमेरिका की प्रोडक्टिव वेपन सप्लाई है। Exactly, तो वो उसको कैसे खत्म कर सकता है? उसका स्लोगन ये है कि मैं जंगें खत्म कर दूंगा, फिर दूसरे दिन आते हैं वो कहते हैं कि मैं गजा की पट्टी को एक रियल एस्टेट बना दूंगा। तो इससे जंगें तो खत्म नहीं होंगी। तो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव रिस्पांस है।
इसी तरह से अगर डोनाल्ड ट्रंप हमें पीस में, हमें अमन में, हमें ट्रेड में और पाकिस्तान की जो खास तौर पे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए एफर्ट्स हैं उसमें एफर्ट अप्रिशिएट करता तो वो बहुत बेहतर होता। लेकिन ये जो इंटेलिजेंस के मामलात हैं ये आप ओपनली नहीं बोलते, क्योंकि इससे फिर सीक्रेसी डिस्क्लोज होती है। फिर जो आपके दुश्मन होते हैं फिर वो दुश्मन कहते हैं अच्छा तो आप हमारे साथ भी, आप उधर भी मिले हुए हैं, तो इससे एक पॉजिटिव वाइब नहीं जाती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कहीं भी खड़े होकर कुछ भी कर सकते हैं, बट मैं इसका क्रेडिट दूंगा, ये जो स्टेटमेंट भी आई है मैं इसका क्रेडिट दूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का डेलिब्रेट एक्शन है या भोलापन है, बट इसका क्रेडिट दूंगा मैं हमारे अफवाज पाकिस्तान को, हमारे इंटेलिजेंस इदारों को, जिन्होंने इस मुल्क के लिए और इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए दिन रात मेहनत की है। आप उसकी जो डैमेजेस भी है वो भी हम पे कर रहे हैं। हालिया खास तौर पे आपने 2 दिन पहले देखा कि बन्नू में किस तरह से अटैक हुआ, लेकिन हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के सोल्जर हैं उन्होंने उन सारे खवारिज को जहन्नम वासिल किया और मैक्सिमम डैमेजेस और कैजुअलिटी होने से बचाया। तो इट्स अ गुड पॉइंट, बट इससे बेहतर भी कुछ होना चाहिए यूएस की तरफ से, जितनी हमारी कुछ और इनिशिएटिव उनको लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। और अगेन पॉलिसीज़ क्योंकि और स्टेटमेंट्स इतनी हॉस्टाइल हैं कि वो ऐसा महसूस होता है कि आइसोलेशन की तरफ जो है वो लेकर जा रहे हैं, क्योंकि यूरोप का जो ख़ास तौर पे रिएक्शन है, उसके बाद चाइना का रिएक्शन, देन कनाडा नेबरिंग कंट्री उसका रिएक्शन, तो ये वाक़तन ऐसी चीज़ है जो मुश्किलात उनके लिए खड़ी कर सकता है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको जो है फर्दर एक स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे नज़र आए प्रैक्टिकली कि वो इस चीज़ को ना सिर्फ ऑब्लाइज करते हैं बल्कि अप्रिशिएट करने के साथ साथ और भी बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं उसके ऊपर जो है वो लुक इनटू जो है वो किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ज़रा हमारी जो पॉलिसी है और हमारी सियासत है उसकी तरफ भी बात कर लेते हैं। ख़ास तौर पे ये आपके जो अपोजिशन में इस वक्त हैं लीडर जो जेल में हैं, उनकी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि इस वक्त खासे नाउमीद नज़र आ रहे हैं कि वो जो कैंपेन चलनी चाहिए थी, उनको निकालने की मूवमेंट जो थी, अब तो बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है कि उसको लीड कौन करेगा, पार्टी के अफेयर्स को कौन चलाएगा। तो ये कन्फ्यूजन का शिकार क्यों होते जा रहा है और ये किसकी तरफ से हो रहा है, ये किसके एंड से हो रहा है, ये समझना पड़ेगा। आपकी उसके ऊपर क्या राय है? ये क्यों इतने कन्फ्यूजन का शिकार हो गए हैं, ना इश्यूज़ के ऊपर बात कर पा रहे हैं, ना जो एक मूवमेंट जो चलाने को उनका टास्क दिया गया है, जो उनका अल्टीमेट टास्क है, वो भी सही तरह से नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर क्या राय है आपकी? देखिए सर, बात ये ना कि ये जो हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है इसके 2 एंगल से देखना पड़ेगा। एक तो इसकी सोशल मीडिया की फौज है जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के और वो रोजाना एक नई स्टेटमेंट देते हैं और जिससे अपने वो व्यूअर्स और अपने वो लाइक और अपने वो शेयर बढ़ाने के चक्कर में होते हैं। वो कल आ गए जनाब बाहर और वो फलाना यूं हो गया। तो भाई साहब बात ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी में ये जो साहब अंदर हैं इनके ऊपर सीरियस पाकिस्तान के कोर्ट्स में केस हैं। मैं समझता हूं कि इनके लिए तो 9 मई का जो केस है वो इतना स्ट्रॉन्ग केस है कि जो हमारा दुश्मन हमसे 4 गुना एक मोटा बदबूदार दुश्मन है वो कभी ये सोच नहीं सकता जिस तरह से इस पार्टी की लीडरशिप ने और पार्टी के लीडर ने अपने उन हवारियों को हमारे अफवाज पाकिस्तान की जो शोदा की बेहुरमती की उसकी तो सजा इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो सजा का प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। हमने अभी हालिया बरतानिया में देखा कि बरतानिया में एक रिलीजियस किस्म के एक फसादात हुए। बरतानिया जैसे कंट्री जो मदर ऑफ कम्युनल राइट्स हुए, बिल्कुल उसने 24/7 365 डेज ऑफ ईयर उन्होंने कोर्ट्स लगाए और उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया और उनको ये नहीं पूछा कि हमारा आइन क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। उन्होंने फैसले किए और हमें सख्त से सख्त फैसले करने चाहिए। और ख़ास तौर पे
इनके जो ये यूट्यूबर हैं और इनके जो ये जो सोशल मीडिया की एक फौज है, जी बेसिकली ये 5th जनरेशन वारफेयर का एरा है। ये आपका माइंड सेट बनाते हैं, आपकी लोगों में एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, जो किसी हद तक वो नेगेटिविटी क्रिएट करने में कामयाब भी गए हैं। हमें रियलिटी को डिनाई नहीं करना चाहिए कि वो उनके जो यूट्यूबर हैं, उनके जो सोशल मीडिया के व्लॉगर्स हैं, वो रोजाना फेक बकवास आके करते हैं, हमारे इदारों के खिलाफ करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ करते हैं, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। रियासत पाकिस्तान को चाहिए, वजीर आजम और उनकी जो कैबिनेट, उनको चाहिए कि इसके लिए कोई नया लेजिस्लेशन करें और एक ऑर्डिनेंस लाएं जिसके तहत इन पीका से भी सख्त कानून होना चाहिए। खास तौर पे वो लोग जो एंटी स्टेट बात करते हैं, एंटी हमारे इंस्टीट्यूशंस बात करते हैं और एंटी पाकिस्तान बात करते हैं। बाकी जो आपका सर सवाल है कि इनकी रिहाई, इनका तो ऐसा कुछ भी मुझे नहीं नजर आ रहा, और इनके ऊपर जो सीरियस केसेस हैं वो तो अभी बाकी हैं, और इनके लिए मेरे नजर में कोई स्पेस नहीं है कि वापस आए और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इनके लिए कोई रूल आगे भी होना पार्ट चाहिए नज़र आ कि रहा ये है। सियासत भी करे। ठीक है थेबो साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हुसैन थेबो साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू हो रही थी इस वक्त पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से और ख़ास तौर पे एक सियासी जमात के हवाले से कि क्या उनका नज़रिया बाकी है और किस तरह काम किया जा रहा है। जनाब सुहेल साहब, अब आपने कुछ देर पहले तस्करा किया कि मवाजना तरक्की का किया जाए, और मैं भी यही चाहता हूँ कि उसका एक तकाबली जायज़ा लिया जाए और देखा जाए कि किसने क्या डिलीवर किया है। तो पहले मैं चाहूँगा ज़रा उसका तस्करा किया जाए कि जो कुछ होता रहा। मैं उसका तस्करा इसलिए नहीं करता क्योंकि वो बताने के लिए माजी में जो कुछ हुआ सबके लिए बड़ा हैरान कुन था। अगर कोई उनके यहाँ पर होते, अगर पार्टी से नुमाइंदगी होती, तो मैं ज़रूर ये सवाल करता कि वो बार बार ये सवाल होता है, हर फोरम पे होता है कि वो जो बुज़दार साहब को लाया गया वो किस फाल के ज़रिए लाया गया या जिसके ज़रिए भी लाया गया, लेकिन उसमें और इस एक साल के अंदर तो फिर बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। अभी अगर आप इसको सवाल को जो भी नाम दें, बहुत सारे लोग लगेंगे शायद कि ये जानिबदाराना बात है, लेकिन मैं परफॉर्मेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ जो नज़र आ रही है। क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है, सवाल ये पैदा होता है। अच्छा, 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीनी कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें पाकिस्तानी खलाबाज खला में जाएगा। जी, ये वो प्रोजेक्ट था जो कि 2018 से पहले का PMLN का प्रोजेक्ट था और इसको उस वक्त रोक दिया गया था। ये किसके खिलाफ साजिश थी? पाकिस्तान के खिलाफ। इसमें सियासी तौर पे तो कोई भी वो नहीं था। अच्छा, इसी तरह CPEC देखें, CPEC बड़ी तेज़ी के साथ जारी था। जैसे ही PTI की गवर्नमेंट आई उसको रोक दिया गया। सबसे पहला काम ही उन्होंने ये किया, CPEC को रोक दिया। अच्छा, ये किसके लिए एक बैड न्यूज़ थी? पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए, क्योंकि CPEC एक गेम चेंजर के तौर पे लिया जा रहा था कि पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। जी। बट उसमें दुश्मन कामयाब हो गया और उसने वो सब कुछ नहीं होने दिया। जी। देखिए, बड़ा प्लानिंग के साथ और बड़े तरीके के साथ वो किया गया और उसमें यही हमारी आवाम, इसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी, लेकिन इस आवाम को समझ नहीं आई कि ये क्या कर रहे हैं। जी। ये अपने मोहसिन को चोर चोर कह रहे हैं, जिसने इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। उस शख्स ने, वो अभी से नहीं, 92 का दौर उठा लें, 97 का उनका दौर उठा लें और फिर 2013 से 18 का दौर उठा लें, जब भी, अच्छा अभी भी पाकिस्तान मिला ना PMLN को, आप देखें मुआशी तौर पे डिफॉल्ट हो चुका था, बिल्कुल दिवालिया निकल चुका था आपका। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में हमने उस मुल्क को स्टेबल किया, इस मुल्क की मईशत को बेहतर किया। इस मुल्क की जो महंगाई है 10 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी, अक्सर लोग कहते हैं कि जी कहाँ महंगाई कहाँ कम हुई है, वो निचले तबके तक ना डिलीवर नहीं हो पा रही। ये उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी जो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी हुई है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, इनका काम बनता है कि प्राइस कंट्रोल को चेक करें। बिल्कुल। अच्छा, PM ऑफिस में इसकी बाकायदा तौर पे एक इंस्पेक्शन टीम बनी हुई है, एक इंस्पेक्शन सेल बना हुआ है जो इसको मॉनिटर करता है। पंजाब के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, हमें यहाँ पे सिंध के अंदर ये चीज़ महसूस नहीं हो रही कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें उस तरफ हम अभी तक गए नहीं है कि जो चीज़ ऊपर से कम हुई है उसका बेनिफिट नीचे आवाम तक जाना चाहिए।
हमारी बदकिस्मती ये है कि ऊपर कोई चीज़ अगर कम भी हो जाती है ना तो वो नीचे जो मुनाफाखोर है जिसे हम कहते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसको कहते हैं, वो नीचे आवाम तक नहीं पहुंचने देते, क्योंकि एक चीज़ जो बढ़ गई वो बढ़ गई, उसको नीचे फिर ये आने नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही। 10 साल की कम तरीन महंगाई की सतह आ गई पाकिस्तान में, मुआशी इशारे आपके बेहतर हो गए, ठीक है। ये आ गया 2024 का। अच्छा, उससे पहले हम चले जाएं 2013 में जब पाकिस्तान मिला PMLN को, गवर्नमेंट जब मिली, उस वक्त ऐसा था कि कराची के अंदर आप भी और मैं, हम यहीं के, तो हम जब बाहर निकलते थे तो हमें ये नहीं पता था कि हम खैर और आफियत के साथ वापस घर पहुंचेंगे, घर लौटेंगे या नहीं। हमारी माएँ और बहनें जो है ना इंतज़ार कर रही होती थी कब हमारा बेटा घर में वापस दाखिल होगा, किसी अनजान गोली का शिकार ना हो जाए, किसी बोरी में बंधी हुई लाश ना आए। ये उस वक्त का माहौल था। 15, 20, 25, 50 नॉर्मल पर डे मर्डर होते थे। ये नॉर्मल था, एक नॉर्मल रूटीन थी कि उसके पास पर्ची आ गई, उसको बत्ते की उसमें इज्जत में मार दिया गया, उसने पैसे नहीं दिए इस वजह से उसको मार दिया गया, फलां इंडस्ट्रियलिस्ट को मार दिया गया, फलां तबीब को मार दिया गया, फलां कवाल को मार दिया गया। तो ये इस कराची शहर में नॉर्मल था। अच्छा, इसके अलावा हम अगर बाकी मुल्क की बात करें तो हमारी मसाजिद महफूज नहीं थी। किसी को कुछ पता नहीं होता था कि मैं मस्जिद जाऊंगा तो वहाँ कब खुद कुछ धमाका हो जाए और मैं शहीद हो जाऊँ। ऐसा ही हमारे इमाम बारगाहें महफूज नहीं थी। किसी को नहीं पता होता था कि हम इमाम बारगाह में जाएंगे और वापस खैरियत से आएंगे या नहीं आएंगे। इवन CNIC चेक कर करके लोगों को मारा जा रहा था। फिरका वारियत इस हद तक बढ़ गई थी, लसानी फसादात इस हद तक बढ़ गए थे, पख्तून, पंजाबी, मुहाजिर, बलोच, सिंधी। तो उस दलदल से पाकिस्तान को निकालने वाला था मियां नवाज शरीफ, स्पेशली कराची को और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को। ठीक है, राहिल शरीफ को भी क्रेडिट देना बनता है, उनकी भी बड़ी एफर्ट्स थी, बट फौज तो पहले भी थी, नहीं था तो नवाज शरीफ नहीं था। ऐसा ही है, एग्जीक्यूट करवाना था। ऐसे ही उन्होंने तमाम जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की और पूरे मुल्क को एक नीट और क्लीन किया। उसके बाद एक CPEC इस मुल्क में लाए ताकि इस मुल्क की खुशहाली मिले। आपके अंधेरों को ख़त्म किया, बिजली के लोड शेडिंग का बड़ा क्राइसिस था। बिजली घर यहाँ बनाए, उसको बिजली घर को इन्होंने मेंटेन तक नहीं किया, उनकी मेंटेनेंस तक नहीं की गई। आप यकीन करें कि ये 2021-22 का एक रिपोर्ट आई थी जी कि जो बिजली घर हमारे ख़राब पड़े, इन्होंने इतनी भी जहमत नहीं की कि उनकी मेंटेनेंस करें। ऐसा ही, ठीक है। फिर अच्छा, ये जो क्रेडिट लेते हैं, सवाल ये है कि इन्होंने किया क्या है। इन्होंने जितने कर्जे हमने 70 सालों में लिए, इन्होंने वो मुख्तसर 3.5 साल में उतने कर्जे लिए। 20 अरब डॉलर कर्जा था, उसको 45 अरब पे पहुंचाने वाले ये लोग थे। ठीक है। अच्छा, इसको बड़ा प्री प्लान तरीके के साथ इन्होंने चोरी और डाका मारा। कैसे मारा? ये जो सब्सिडी दी जाती है, चीनी पे सब्सिडी दे दी गई, अच्छा एमनेस्टी स्कीम आ गई। ये क्या होता है? ये बेसिकली गरीब का पैसा अमीर की जेब में डाला जाता है। ऐसा ही, ये इसको डाका कहते हैं। अरबों में कर्जा कौन लेता है? बड़ा बिजनेसमैन लेगा जिसके हुकूमती मामलात में असर रसूख होंगे, उसको मिलेगा। मेरे जैसे आपके जैसे बंदे, आम आदमी को तो नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। अच्छा, जब एमनेस्टी आती है तो उसका फायदा किसको होता है? उसी को होता है। बिल्कुल ऐसा ही। सब्सिडी जब दी जाती है तो उसका फायदा भी उसी को होता है, जैसे चीनी पे मुख्तलिफ चीज़ों पे दी गई। अच्छा, मैं अभी मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ, तो अभी भी फेडरल गवर्नमेंट यहाँ बहुत सारी चीज़ें डिलीवर कर रही है। हमारा PM यूथ प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। इन्होंने बहुत सारा सोशल मीडिया पे इन्होंने बड़ी उसकी कवरेज की और बड़ा कैश किया उस प्रोग्राम को। अच्छा, हमारी बदकिस्मती ये है PMLN की कि हम काम बहुत करते हैं बट हम उसको सियासी तौर पे ना कैश नहीं कर पाते। ये हमारी बदकिस्मती है। मैं अक्सर लीडरशिप से भी बात कर चुका हूँ इस हवाले से, अपने मिनिस्टर से भी बात कर चुका हूँ कि जी हम काम तो करते हैं नो डाउट, बट हम उस चीज़ को कैश नहीं कर पाते। हमारा PMYP है, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, उसमें नौजवानों के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लास्ट टाइम जो हमारी 16 महीने की एक लिमिटेड गवर्नमेंट थी और उसके अंदर भी कराची के नौजवानों को लैपटॉप्स दिए गए, इनको रोज़गार के लिए कर्जे फराहम किए गए, इनको स्कॉलरशिप्स दी गई। अभी मौजूदा प्रोग्राम है जिसके चेयरमैन जो हैं राना मशहूद अहमद खान है जी। आप उसमें देखें कि उसमें बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। टैलेंट हंट प्रोग्राम है, स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ी एफर्ट्स हो रही हैं, यूथ के लोन के हवाले से यूथ को लोन दिया जा रहा है। अच्छा, ये थ्रू प्रॉपर चैनल हो रहा है।
ये नहीं कि इसमें कोई सियासी Merit इन्फ्लुएंस prevail नहीं है, करती है। प्रॉपर मेरिट सर, 100% मेरिट। Right. HEC इसको देख रहा है, HEC को जो बेहतर लगता है, जो रेकमेंड करता है, फिर उस हिसाब से आगे वो चीज़ होती है। इसमें कोई भी वो जाती इन्फ्लुएंस नहीं है कोई इवन सियासी मैं किस्म का, हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैं भी किसी को कोई बेनिफिट नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर सारा ऑनलाइन थ्रू प्रॉपर चैनल सारा सिस्टम है। Right. ये है टोटल मेरिट। Right. अच्छा, इसी तरह हम पंजाब अगर जाते हैं तो पंजाब की तो सर बात ही ना करें। पंजाब आप जैसे एंटर होते हैं ना, आपको तब्दीली नजर आ जाएगी, पता चल जाता है। आप सिर्फ पंजाब में लाहौर चले जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कराची में और पंजाब में क्या फर्क बहुत है। फर्क, बिल्कुल ऐसा ही है। और सुपर CM क्यों? अच्छा, यहाँ उसकी बड़ी वजह क्या है? यहाँ वहाँ पे मालिक खुद है, यहाँ पे मुलाजिम है। बस मैंने जो चीज़ एक नोट की है वो ये है कि मुराद अली शाह बहुत नाइस आदमी है, कॉम्पिटेंट आदमी है, काम करने वाले हैं, बट उनको छोटे से छोटे काम के लिए भी ना अप्रूवल चाहिए होती है। उसको 3 जगह से अप्रूवल लेनी है मालिकों से। अगर वो अप्रूवल देंगे तो काम होगा। पंजाब में ये था कि खादिम आला खुद होलसेल थे, अभी मैडम है, सारे काम वो खुद कर रही है, उनको किसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आवाम के हक में फैसले करने हैं। भी होनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। और जनाब ये सारी चीज़ें आप सुहेल साहब से आप चाहे इख्तिलाफ करें, लेकिन ये बात सबके इल्म में है, मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सुहेल साहब, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये है कि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए, और ख़ास तौर पर नौजवानों के हवाले से जब बात करते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि नौजवानों को, यंगस्टर्स को मौका दूँ बात करने का। सारी बातें आपके सामने रखने का मकसद ये कि आप खुद किसी नतीजे पर पहुँचें। नौजवानों से ख़ास तौर पे अपील करता हूँ, अगर इनकी बातों से इख्तलाफ भी है तो इख्तलाफ राय रखने का भी एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, जो बदकिस्मती से हमारे अंदर से उठा लिया गया या हमें उन सारी चीज़ों से दूर कर दिया गया। जनाब ये सारे मामलात हैं, इसके बारे में सोचें, और अगर इससे मुखालफत भी करते हैं तो इसके बारे में सवाल ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब ज़हमत देंगे तो फिर इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए हमारा प्रोग्राम।